बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। सर्दी, गर्मी या हो बरसात, साल भर उपजाएं हम अपने खेतों में अनाज। पशुपालन भी अपनाएंगे, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत पाएंगे। खेती से जुड़ी भिन्न भिन्न समस्याओं का समाधान हम कृषि दर्शन से पाएंगे, खुद को कुशल किसान बनाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हर बार की तरह सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। गव्य विकास योजना के तहत आवेदन आमंत्रित। बैंगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा पर्पल लौंग। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन, वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। गव्य विकास योजना के तहत 2 दुधारू गाय और पशुशाला निर्माण के लिए खूंटी जिले के इच्छुक पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में 3 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है। लाभुकों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। किसान भाइयों, बीज को उपचारित कर ही बिचड़ा तैयार करें। इससे बीज जनित बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। इसके लिए कार्बेंडाजिम दवा को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर ही उपचारित करें। इसके बाद ही बीज की बुआई करें। इससे उत्पादन और आमदनी अच्छी होती है। किसान भाइयों, बिना बीज उपचार के बिचड़ा तैयार करना बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसलिए बीज का उपचार बहुत ही ज़रूरी है। उससे बीज जनित बीमारी जो आता है, जो डैम्पिंग ऑफ वगैरह जो आता है, वो सारा बीमारी नहीं आएगा। तो बीज को हमेशा उपचारित करें। उसके लिए कार्बेंडाजिम दवा जो है 2 ग्राम दवा को प्रति केजी बीज में मिला के जो है उसके बाद ही उपचारित करके ही बीज की बुआई करें। बैंगन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा पर्पल लौंग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी बनारस जैंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण मणि लगाएं। बैंगन की खेती के लिए दोमट और बालुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय कंपोस्ट 250 क्विंटल, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई धान की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर लें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जो भी किसान भाई बहन बॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, आज का ये अंक आपके लिए है खास, क्योंकि हम आपको बताएंगे बॉयलर मुर्गी पालन में आवश्यक बातें। तो आइए बिना देर के ले लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बॉयलर मुर्गी पालन के संबंध में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. गुप्ता। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है बॉयलर मुर्गी पालन, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बॉयलर मुर्गी पालन अगर करना है तो किन परिस्थितियों में करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जी हाँ, ब्रॉयलर मुर्गी पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय आजकल हो गया है, और हमारे जितने भी जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो इस व्यवसाय को बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें छोटे फार्म से लेकर के बड़े फार्म तक हमारे यहाँ करने की सुविधा रहती है। आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक लाभदायक व्यवसाय तभी बन सकता है जब आप इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। अगर आपने वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया तो इसमें बहुत नुकसान होने का भी डर रहता है। इसीलिए जब भी करें पूरे वैज्ञानिक उसके तथ्यों को समझ करके और तब फिर ब्रॉयलर फार्मिंग शुरू करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जो ब्रॉयलर फार्मिंग होती है उसमें 3 प्रमुख बातें होती हैं कि एक तो आपको चूजे का क्वालिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए। चूजे के क्वालिटी से मतलब है कि आप ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं उसके मीट के लिए, ताकि उसमें जल्दी से जल्दी उसका मीट का ग्रोथ हो, उस चूजे का ग्रोथ हो ब्रॉयलर का, और फिर उसको आप मार्केटिंग कर सकें। तो अमूमन आप 6 सप्ताह से लेकर के 9 सप्ताह तक के उम्र में मार्केटिंग करते हैं। लेकिन जिस तरह का डिमांड रहता है आप उसको बदल भी सकते हैं। आज अगर आप देखें मार्केट में 1 किलो 100 ग्राम के भी बर्ड्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुछ लोग ज़्यादा बड़ा मुर्गी पसंद करते हैं। तो हर तरह से आपको अपने मार्केट को सर्वेक्षण करके फिर उसको लेना पड़ेगा। और जहाँ तक सक्सेसफुल ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स है उसकी आवश्यकता है, उसमें आप ध्यान दें कि मुर्गे का जो ब्रीड जो है वो अच्छा होना चाहिए चूज़े का। दूसरा, जो उसको दाना दिया जाता है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, और जो उसके रख रखाव है, मैनेजमेंट है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। इन 3 चीज़ों को अगर आपने हासिल कर लिया तो ब्रॉयलर फार्मिंग निश्चित तौर पे सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ। जी। तो आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताएं कि किस तरह का आवास व्यवस्था करें और क्या खान पान वो दे ताकि उनको लाभ मिल सके। जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो जो 3 उम्र में ब्रॉयलर को की जो मुर्गियाँ होती हैं उन पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब आप चूज़ा लाते हैं तो उस समय बहुत ही आवश्यक है कि आप 1 दिन पहले से जो चूज़े का जो घर है, जिसको हम ब्रूडर हाउस कहते हैं, जहाँ पर कि 1 दिन के चूज़े को रखा जाता है, वो बहुत ही विशेष तरह की उसमें रख रखाव की आवश्यकता होती है कि उसमें जो उसका जो तापमान होता है वो सही होना चाहिए। करीब 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में उसका तापमान आपको बरकरार रखना है, और इसके लिए 1 दिन पहले से आप तैयारी करें। और उसमें जो ब्रूडर जो होता है उसमें आर्टिफिशियल लाइट दिया जाता है, कृत्रिम लाइट दिया जाता है, ताकि उसमें गर्मी मेंटेन हो सके। हम सभी जानते हैं कि जो देसी मुर्गियां होती हैं वो अपने से गर्मी देती हैं चूज़ों को, लेकिन ब्रॉयलर इंडस्ट्री में आपको गर्मी पहुंचाना पड़ता है। और ये थ्रू आउट आपको जब तक आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं उस टेम्परेचर को, जैसे पहले सप्ताह में 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होना चाहिए, फिर हर सप्ताह 5-5 डिग्री उसका जो है तापमान घटाते जाना है आपको। तो इसीलिए आपके पास में एक थर्मामीटर होना बहुत आवश्यक हो जाता है। और पहले सप्ताह में आपको खास ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उनकी जो अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, और उसमें कई तरह के रोग होने की संभावना रहती है। अगर तापमान कम हो गया तो उसमें ठंड लग जाएगी मुर्गियों को। अगर आपने उसमें नमी ज़्यादा रख दी तो उसमें जो फफूंद होते हैं वो ग्रो कर जाएंगे, और उसको ब्रूडर निमोनिया कहा जाता है। उस रोग से मुर्गियाँ ग्रसित हो सकती हैं। तो मुर्गियाँ जो छोटी मुर्गियाँ होती हैं उनको खेलने का बड़ा शौक़ होता है, और जो कुन्नी आप डालते हैं अगर उसमें पानी का मिश्रण हो गया और उसमें अगर नमी ज़्यादा आ गई तो फिर फफूंद होने का चांस रहता है। वैसी परिस्थिति में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि वो जो उसका जो लिटर है, बिछावन है, वो सूखा रहे और बहुत ज़्यादा गर्मी ना रहे। तो तापमान का जो एक बहुत सरल तरीका है पहचानने का कि अगर मुर्गियाँ के जो चूजे हैं एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो समझिए कि तापमान आपका कम है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लाइट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मुर्गियाँ लाइट से दूर भाग रही हैं
तब आप ये निश्चित जान लीजिए कि तापमान आपने ज़्यादा दिया हुआ है, उनको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वैसे में उनकी मौत भी हो सकती है, आपको लॉस हो सकता है, क्षति हो सकती है। तो अगर वो आराम से घूम रहे हैं तो आपका तापमान सही है। तो ये मेंटेन करना वो मुर्गी पालक के ऊपर निर्भर करता है, वो हमेशा ध्यान दे चूजे को। ऐसा नहीं है कि वो सुबह से छोड़ दिया और शाम को जा कर के देखें, वैसा नहीं। हर 1 घंटे पे जाके देखें कि मुर्गियों का आचार विचार किस तरह का है, उसी हिसाब से आपको फिर परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम आपसे जानना चाहें कि बॉयलर मुर्गी पालन में अगर हमारे पशुपालक भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसमें रोग अगर लग रहे हैं या बीमारी हो रही है तो इससे बचाव हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बचाव करना बहुत आवश्यक होता है। बीमारी हो गई तब तो आप फिर लॉस में चले गए। बचाव करने के लिए जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उसके लिए टीका उपलब्ध है। रानीखेत का टीका उपलब्ध है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ गंबोरो रोग का टीका उपलब्ध है, चेचक रोग का टीका उपलब्ध है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस रोग का टीका उपलब्ध है। तो जो टीका उपलब्ध है उसको तो ज़रूर लगवा लें, क्योंकि उससे बहुत महामारी के तौर पे बीमारियां होती हैं। रानीखेत हो चाहे ये गंबोरो रोग हो, ये 7 दिन में आप रानीखेत का टीका लगवाते हैं, 13 दिन में आप गंबोरो रोग का टीका लगवाते हैं, 11 से 13 दिन के बीच में, और फिर एक बार रानीखेत का बूस्टर डोज आप फिर 20-25 रोज में भी लगवाते हैं। तो ये बिना फेल हुए इसको आपको ज़रूर लगवा लेना। ये ना सोचें कि अभी तो बीमारी है नहीं तो टीका क्यों लगवाना है, उसका थोड़ा सा पैसा बचा लें। तो ऐसे में आप गज तो जीतेंगे लेकिन थान हार जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी बचाव करें। उसके बाद बीमारी होगी तो हम लोग हैं वेटनरी कॉलेज में, आप आएँ पैथोलॉजी विभाग में और हम आपकी सारी मदद करेंगे वहाँ पर। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब हम बातें करने जा रहे हैं रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो रबी फसल का समय आ गया है और सिंचाई प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। तो बिना देर के आइए आपको देते हैं जानकारी। आज हम बात करेंगे रबी फसलों में आप किस तरह से सिंचाई प्रबंधन करें, वो भी तब जब अब जाड़े के वक्त में ओला पड़ने की काफ़ी संभावना होती है और झारखंड के किसानों को कभी कभी काफ़ी नुकसान भी होता है। इसके लिए विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओपी शर्मा। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि रबी फसल में जो सिंचाई प्रबंधन वो किस, सबसे पहले ये बता दें कि रबी फसल में कौन कौन सी ऐसी फसल है जो झारखंड में हमारे किसान भाई लगाते हैं। खरीफ सीजन के बाद जो रबी सीजन नवंबर दिसंबर में जो फसल लगते हैं, उसी समय से किसानों को पानी की समस्या से उन लोगों को परेशानी होता है। इस परिप्रेक्ष्य में जो मुख्य रूप से जो तिलहनी फसल है या दलहनी फसल है, उसमें किसान मुख्य रूप से रबी फसल में चना, मटर, मसूर और इस तरह की फसलें, जैसे तिलहनी फसल में मुख्य रूप से नाइजर हो गया, सरसों हो गया, तोरिया हो गया, ये सब फसल जो है किसान इस सीज़न में लगाते हैं। लेकिन पानी का प्रबंधन के लिए जो अगर उनके पास पानी की समस्या है तो सिंचाई प्रबंधन जो है बहुत ही ज़रूरी है। जैसे चने की खेती में 2 सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। जिस समय चना जिस समय फ्लावरिंग स्टेज है और जिस समय दाना उसमें बनने लगता है, फ्लावरिंग स्टेज के पहले और जब दाना जो उसमें जब भरते हैं उस समय सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम चने में 2 सिंचाई, एक 25 से 30 दिन में और एक 40 से 45 दिन में बहुत ही ज़रूरी है। मिनिमम 2 सिंचाई तो किसान को चने में देना ही है। अगर वो सिंचाई नहीं देंगे इस स्टेज में तो उनको उपज में काफ़ी कमी आ सकती है। इसी तरह से तिलहनी फसलों में खासकर जो सरसों है और जो अभी जो लगाए होंगे, जैसे किसान खेत को तैयार करके और सरसों जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से लगा देते हैं, तो उसमें ऐसा पाया गया है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे सही उसमें मेथड है, सिंचाई विधि, जिसमें कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई संभव है। किसान के पास यदि पानी का स्रोत है, पंप सेट है, तो उसमें स्प्रिंकलर सेट लेकर जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है, 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़, अगर वो इस सेट को लगा के और उसमें पानी का प्रबंधन करते हैं तो सरसों और इस तरह की जो फसलें हैं उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन से काफ़ी फ़ायदा होता है। क्योंकि जब सरसों में खासकर जब पानी ज़्यादा होता है, ज़्यादा उसमें फ्लड इरिगेशन करेंगे तो सरसों का उपज भी काफ़ी प्रभावित होता है। लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन से कम पानी में और इसमें ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता है, यील्ड भी जो है प्रति एकड़ उनको ज़्यादा मिलता है। झारखंड में धान की फसल लेट से लगने के कारण गेहूं भी थोड़ा लेट से लगता है, तो पानी की समस्या इसमें काफ़ी, इसलिए किसान भाई अभी ज़्यादा एरिया में झारखंड में खासकर गेहूं की खेती अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है,
लेकिन जहाँ भी इरिगेशन है फैसिलिटी, वहाँ पर जीरो टिलेज टेक्निक, जीरो टिलेज एक मशीन है जिसके द्वारा 1 या 2 सिंचाई की बचत किया जा सकता है। धान कटने के 2 से 3 दिन के अंदर ही जिस समय खेत में नमी है उसी समय इस मशीन के द्वारा गेहूँ अगर लगा देते हैं तो उसमें जो पहला सिंचाई है वो उनको बच जाता है। और बुआई के 20 दिन के बाद पहली सिंचाई ज़रूरी है। अगर उनके पास पानी है, काफ़ी मात्रा में पानी है, तो कम से कम झारखंड में 6 से 8 सिंचाई लगते हैं। लेकिन कुछ क्रिटिकल स्टेज है जिसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है, जैसे CRI स्टेज गेहूं के लिए, क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज जो है मिल्किंग, फ्लावरिंग स्टेज, और डफ जिसमें दाना जो है दूध से दाना बनने का जो स्टेज है डफ स्टेज, उस स्टेज में मतलब 3-4 इरिगेशन कम से कम 25 से 30 दिन के इंटरवल में पानी देने का बहुत ही ज़रूरी है। अगर नॉर्मल उनके पास पानी है तो 8 से 10 इरिगेशन भी जा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिंचाई को किस तरह से अपना सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं अपने उत्पादन को बढ़ाने में, इस पर एक सलाह दें। झारखंड में पानी की समस्या जैसा कि अभी बताया कि दिसंबर महीने से लगभग शुरू हो जाती है, तो हम किसानों को सलाह देते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट सरकार की स्कीम है माइक्रो इरिगेशन, जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप, खासकर जो सब्जी खेती है उसमें ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग के साथ में प्लास्टिक मल्चिंग या जूट मल्चिंग, इसके साथ में ड्रिप इरिगेशन अगर करते हैं तो 50 से 60% की बचत होती है पानी। और क्रॉप में भी जो प्रोडक्टिविटी है मिनिमम 20% से लेकर 80%, 60%, 80% तक भी उपज में वृद्धि होती है। और क्वालिटी भी यूनिफॉर्म मिलती है, उनका मार्केट में प्राइस भी जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इसलिए किसानों का भी जो ज़रूरत है, जो परंपरागत तकनीक को छोड़कर अभी माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर में धीरे धीरे आने के लिए, और मिट्टी में जो है कार्बन जैसे कंपोस्ट हम लोग देने के लिए सलाह देते हैं। जितनी मात्रा में कार्बन उसमें ज़्यादा होगा खेत में, उतना ही पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए खेत में नमी बना रहेगा। तो किसानों को हम सलाह देते हैं कि अधिकांश फसलों में आप धीरे धीरे जैविक कृषि में आएँ, ताकि उसमें कार्बन का जो है उसमें ज़्यादा मात्रा रहे। और पानी को जो इन सिटू वाटर कंजर्वेशन है, जहाँ पर हम लोग खेत का पानी खेत में बोलते हैं, गांव का पानी गांव में, जहाँ पर मिट्टी है वहीं पर हम लोग पानी को कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम लोग ले सकें। झारखंड में खास करके ज़मीन जो है वो हर जगह समतल नहीं होती है, कहीं पर टाट भूमि है, कहीं पर समतल भूमि है, और सिंचाई की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए हमारे किसान भाई पहले से किस तरह की तैयारी कर सकते हैं? झारखंड का जो टोपोग्राफी है अंडुलेटिंग, जिसको ऊपर नीचे बोलते हैं, तो सबसे पहले जो बरसात का जो पानी है, किसानों को जो खरीफ सीजन में जो बरसात का पानी हम लोग बोलते हैं कैच द रेन। कैच द रेन मतलब जो पानी है बरसात को, उसको डोभा में, तालाब में, या जो भी उनके पास बांध है, बड़ा बांध है या चेक डैम है, जो भी वाटर जो कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है, उसमें पानी को स्टोर करने के लिए प्रयास होना चाहिए सामूहिक रूप से, ताकि पानी जमा रहे और फिर उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन, मतलब उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन इफ़िशियंसी, जैसे माइक्रो इरिगेशन के द्वारा उस पानी को सही इस्तेमाल करके और कम पानी में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जो कंसेप्ट है, प्राइम मिनिस्टर का जो प्रधानमंत्री का जो कंसेप्ट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसमें हम लोग आएंगे, जैसा कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन में, तो उनको काफ़ी फ़ायदा, सरकार की भी इसमें 90% सब्सिडी है। और इसमें किसानों को धीरे धीरे माइक्रो इरिगेशन में आकर और उनका जो फसल है उसमें जो पानी की समस्या है उसको कम कर सकते हैं। किसान भाइयों की आप किस तरह से रबी फसल में सिंचाई की व्यवस्था को करेंगे और कैसे आप सरकारी लाभ भी ले सकते हैं, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार। देखा ना किसान भाई बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के इस अंक से आप जरूर लाभान्वित होंगे। आज के अंक में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से नई नई जानकारी के साथ हम आपसे बातें कर सकें। जाने से पहले आप हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।